हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची सिंह फ्रॉम स्टडी विद प्राची। कल के टॉपिक्स थे हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन, जहाँ पर हमने फोर लिम्ब के बारे में और हाइंड लिम्ब के बारे में सारी उनकी बोन्स के नेम्स के साथ हमने पढ़े थे। हमने पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल के बारे में भी काफ़ी अच्छे से इन डिटेल में पढ़ा था। और फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे घर में होमवर्क के लिए। होप आपने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक है हमारा जॉइंट और फिर डिसऑर्डर्स है। जॉइंट से तो थोड़े मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, बट डिसऑर्डर्स से एमसीक्यू भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आपको डिसऑर्डर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बल्कि इसी चैप्टर के नहीं, हर चैप्टर के डिसऑर्डर्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। और फिर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये बेसिकली एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पर ये डायग्राम है हमारे हैंड का और ये डायग्राम है हमारे पैर का। ये डायग्राम फोर लिम्ब का और ये डायग्राम हाइंड लिम्ब का। ठीक है, ये मैं आपको हाईलाइट करती जाती हूँ, आप उससे समझते भी जाएंगे। वैसे कल मैंने पढ़ा दिया था, बट फिर भी मैं आज भी आपको रिपीट कर देती हूँ। ये जो मैं बोन को हाईलाइट कर रही हूँ, ये है हमारी ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आ जाती है रेडियस, ये वाली बोन है रेडियस। फिर उसके बाद आती है ये वाली बोन अल्ना। रेडियस कौन सी बोन होती है? रेडियस वो बोन होती है जो कि आपके थंब के पास से जाती है। ये देखिए, थंब के पास से जाती से कहते हैं रेडियस। फिर उसके सामने वाली होती है अल्ना। यहाँ पर जब की रिस्ट कलाई पर होती है उन्हें कहते हैं कार्पल्स, जो कि 8 होती हैं, और मेटाकार्पल्स जो कि 5 होती हैं। फेलेंजेस 14 होती हैं। ह्यूमरस 1 होती है, रेडियस 1 होती है, अल्ना भी 1 होती है। मैं आपको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये वाली जो बोन है इसे कहेंगे हम ह्यूमरस। यहाँ पर जो बोन है, यहाँ पर जो बोन है इसे कहेंगे हम ह्यूमरस। फिर उसके बाद ये वाली बोन को कहेंगे हम अल्ना। उसके बाद ये वाली बोन को कहेंगे हम रेडियस। उसके बाद हमारी आती है ये वाली बोन, इस यहाँ पर आती हैं 5 बोन्स, सॉरी यहाँ पर आती हैं 8 बोन्स। 8 बोन्स यहाँ पर आती हैं, और टार्सल्स में आती हैं 7 बोन्स। कार्पल्स में आती हैं 8 बोन्स। तो यहाँ पर रिस्ट पर है आपकी 8 बोन्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो मेटाकार्पल पर हैं आपकी 5 बोन्स। ये मेटाकार्पल है, यहाँ पर 5 बोन्स है। फिर उसके बाद आती हैं फेलेंजेस, और फेलेंजेस पर आपकी हैं पूरी 14 बोन्स। तो ये है फेलेंजेस। अब आपको आसानी समझ में आ गई। ये रेड वाला पार्ट जो है इसे कहेंगे ह्यूमरस। ये स्काई ब्लू वाला पार्ट है, इसे कहेंगे रेडियस। ये येलो वाले पार्ट को कहेंगे अल्ना। फिर ये हल्का सा पिंकिश पार्ट है, इसे कहेंगे फेलेंजेस। उसके नीचे ग्रेस वाला पार्ट मेटाकार्पल्स, और ये ब्राउन वाला पार्ट कार्पल्स। चलिए अब हाइंड लिम्ब के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो आपको बोन्स दिख रही है सबसे बड़ी, इसे कहेंगे हम फीमर। फीमर के बाद हमें क्या दिखेगी? फीमर के बाद है ये वाली पटेला। ये फीमर होती है 1, पटेला भी होती है 1। पटेला के बाद है हमारी बोन्स, जिसे हम कहेंगे ये वाली बोन टीबिया। टीबिया के बाद हमारी एक और बोन आएगी, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर फिब्यूला। फिब्यूला के बाद हमारी बोन आती है, ये होती हैं 7 नंबर टार्सल्स। टार्सल्स के बाद हमारी बोन आती हैं मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल के बाद हमारी बोन्स आती हैं फेलेंजेस। तो फिर ये एक बोन होती है फीमर की, एक बोन होती है टीबिया की, एक बोन होती है फिब्यूला की, 7 बोन्स होती हैं टार्सल्स में, 5 बोन्स होती हैं मेटाटार्सल में, और 14 बोन्स होती हैं फेलेंजेस में। इसका पूरा सम हो जाता है 30 बोन्स इन ईच लिम्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे 30 बोन्स इन ईच लिम्स। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम आप समझ गए होंगे।
ये भी डायग्राम मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपका ये आपके बोन है, इसे कहेंगे पेक्टोरल गिर्डल। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गिर्डल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स? 2 बोन्स। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पर? 4 बोन्स। मतलब पेक्टोरल गिर्डल में 4 बोन्स होती हैं, लेकिन ईच हाफ बना हुआ होता है हमारी 2 बोन से। ये वाली बोन्स होती है जिसे हम कहते हैं क्लैविकल, डबल कर्वेचर क्लैविकल। ये जो लार्ज बोन होती है आपको ट्रायंगुलर शेप की, से कहेंगे हम स्कैपुला। ये स्कैपुला पर एक डिप्रेशन पाया जाता है जहाँ पर हमारा हैंड का ह्यूमरस अटैच होता है। फिर उसके बाद ये इसी का ये दूसरे साइड का व्यू है। ये राइट वाला ह्यूमरस, ये भी राइट वाला ह्यूमरस है, लेकिन दूसरे साइड का व्यू है, जैसे कि डॉर्सल और वेंट्रल व्यू। ठीक है, तो ये वही डायग्राम है, समझ गए होंगे आप भी। यहाँ पर आपको ये कॉक्सल बोन बेसिकली दिखाई जा रही है। ये है हमारी पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल में ईच हाफ बना हुआ होता है 1 बोन से। टोटल बोन्स होती हैं पेल्विक गिर्डल में 2। ये पेल्विक गिर्डल में यहाँ पर जो अटैच कहते हैं, इसे कहते हैं प्यूबिस सिम्फेसिस। वेंट्रली अटैच होती है यहाँ पे, इसे कहते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस। यहाँ पे बेसिकली डिप्रेशन पाया जाता है, यहाँ पे डिप्रेशन पाया जाता है क्रोमियम। यहाँ पे आपकी फीमर, पैर में कौन सी बोन होती है? फीमर आके अटैच करती है। ठीक है, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जॉइंट। जॉइंट में काफ़ी सारे अलग अलग तरह के जॉइंट होते हैं, जैसे फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस, साइनोवियल जॉइंट्स। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट के भी काफ़ी सारे टाइप है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। इन जॉइंट को पढ़ने के बाद हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जहाँ पे हम मिस्थीमिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटेनी, आर्थराइटिस, रीमेटॉइड, आर्थराइटिस के अंदर ही आते हैं रीमेटॉइड, ओस्टियोपोरोसिस, गॉटी आर्थराइटिस। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं पढ़ाऊँगी आपको। फिर इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये हमारे आज के कुछ टॉपिक है, आप थोड़ा सा व्यू ले लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आज के टॉपिक को। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का जॉइंट। क्या लिखा है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 बोन्स और बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। जॉइंट से आप क्या समझते हैं? जॉइंट मतलब जब 2 चीज़ें भी कहीं से जुड़ती हैं, उसी एरिया को कहते हैं यहाँ पर एक जॉइंट है। सपोज कीजिए कि ये एक बोन है और ये एक बोन है, ये एक दूसरे से यहाँ पर अटैच है, तो इस पोर्शन को कहेंगे यहाँ पर हमारा एक जॉइंट प्रेजेंट है। ये 2 बोन के बीच पर भी जॉइंट प्रेजेंट हो सकता है, या एक बोन और एक कार्टिलेज के बीच पर भी हमारा जॉइंट प्रेजेंट हो सकता है। तो क्या 2 बोन के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी हो सकता है, और एक बोन और एक कार्टिलेज के बीच में भी जॉइंट प्रेजेंट हो सकता है। जॉइंट एक्ट एज फल्क्रम। जॉइंट कैसा एक्ट करता है? लाइक फल्क्रम। फल्क्रम बेसिकली सीसॉ, लाइक सीसॉ वाले झूले आपने झूले होंगे, नॉर्मली पार्क पर रहते हैं, जहाँ पे एक इंसान यहाँ पे बैठ जाता है, एक इंसान यहाँ बैठ जाता है, फिर ऐसा झूलते हैं, सीसॉ वाला झूला। जैसे कि फल्क्रम होता है इन दो का जॉइंट, वैसे ही हमारा जॉइंट भी एक्ट करता है। जैसे कि ये एक बोन और ये एक बोन को अटैच करने वाला पॉइंट फल्क्रम जॉइंट, वैसे ही या बोन या कार्टिलेज को अटैच करने वाला पॉइंट फल्क्रम या फिर जॉइंट। Force generated by muscle is used to carry out movement through fulcrum. Force generated by muscle is used to carry out movement through fulcrum. fulcrum के थ्रू मूवमेंट होती है, बेसिकली यही बताया जा रहा है कि जो फोर्स, समझ लीजिए यहाँ पर ये फोर्स लगा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये फल्क्रम के थ्रू ही ये मूवमेंट हो रही है। समझ लीजिए अगर ये फल्क्रम ना होता, ये एकदम फ्लैट सरफेस पर अगर ये लोग कर रहे होते, ये अगर यहाँ पे पुश कर रहा होता, तो क्या ये इंसान यहाँ पर उड़ता? नहीं उड़ता। ये फल्क्रम के थ्रू ही
ऐसा सीसो वाला मूवमेंट हो रहा है। तो फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स, हमारी मसल्स में भी जैसे फोर्स जनरेट किया जाता है यूज टू कैरी आउट मूवमेंट, जैसे कि आपको पानी उठाने के लिए ग्लास उठाने के लिए आपको हाथ का मूवमेंट करना है। ये बेसिकली जब आपके मसल्स में फोर्स जनरेट किया जाता है थ्रू फल्क्रम, इसी को कहते हैं हम जॉइंट्स। 3 टाइप्स के जॉइंट होते हैं हमारे बॉडी में। पहला जॉइंट का नेम है फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट रहता है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट प्रेजेंट रहता है और साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट रहता है। फाइब्रस जॉइंट की बात की जाए तो फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो कि इमूवेबल होते हैं, मतलब यहाँ पर मूवमेंट नहीं होती। जैसे कि आप अपने हाथ को सीधा कीजिए फिर मोड़िए, आपके हाथों में मूवमेंट हो रही है क्योंकि आपके हाथ में ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना के बीच पर क्या है, एक जॉइंट प्रेजेंट है। आपके पटेला वाले रीजन पे हाइंड लिम्ब पे वहाँ पर भी जॉइंट प्रेजेंट है। तो फिर आपके पैर भी बेंड हो सकते हैं, आपके हाथ भी मुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर तो कोई ऐसा जॉइंट है जो कि जहाँ पर मूवमेंट हो सकती है, लेकिन फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट है जहाँ पर आपकी मूवमेंट नहीं हो सकती, वो इमूवेबल है। सिनर्थ्रोसिस, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये होती है सिनर्थ्रोसिस वो जॉइंट्स होती हैं। इसका एग्जाम्पल है स्कल बोन। अब स्कल बोन में मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, लाइक यहाँ पर जैसे ये स्कल, जैसे कि इमेजिन कीजिए ये स्कल है, स्कल के जो सामने होती है वो फ्रंटल बोन होती है और फिर पीछे साइड पर होती है पैराइटल बोन। तो इन दो बोन के बीच पर ही जॉइंट प्रेजेंट है। क्या ये जॉइंट की वजह से क्या आपकी हेड ऐसे और ऐसे करके बेंड हो जाता है? तो ऐसा तो नहीं होता है। आपका हेड तो मतलब एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर के जैसे, रिजिड स्ट्रक्चर के जैसे, इमूवेबल स्ट्रक्चर के जैसे है। यहाँ पर तो मूवमेंट नहीं होती, तो आपकी स्कल पर भी जॉइंट प्रेजेंट है लेकिन वो इमूवेबल है, वहाँ पर मूवमेंट नहीं होती है। तो ऐसे जॉइंट जहाँ पर मूवमेंट नहीं होती है उसे हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, अब कार्टिलेजिनियस जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। कार्टिलेजिनियस जॉइंट सेमी मूवेबल होती है, मतलब यहाँ पर तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो सकती, यहाँ पर थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है, सेमी मूवेबल होती है। हेयर बोन्स आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, यहाँ पर आपकी बोन्स यहाँ पर आपकी जो बोन्स हैं वो कार्टिलेज की हेल्प से जॉइंट रहती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि स्टर्नम से आपकी जो रिब्स जॉइंट रहती है थ्रू हाइलिन कार्टिलेज, वैसे सही यहाँ पर कुछ जॉइंट दिखाया जा रहा है। तो ये आपकी स्टर्नम है, ये आपके रिब्स है, ये रिब आई है और स्टर्नम से अटैच हुई है किसके थ्रू, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू। तो ये जॉइंट है। तो हेयर बोन्स आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, यहाँ पर बोन्स कैसी जॉइंट है, कार्टिलेज की हेल्प से जॉइंट रहती हैं। तो ये कैसी मूवमेंट दिखाती हैं, सेमी मूवेबल, मतलब थोड़ी बहुत मूवमेंट, ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बिटवीन टू कॉक्सल बोन, प्यूबिस सिम्फेसिस, आगे वाले डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है बेसिकली प्यूबिस सिम्फेसिस। यहाँ पर भी होता है हमारा फाइब्रस कार्टिलेज, मैंने आपको कल पढ़ाया था, यहाँ पर होता है फाइब्रस कार्टिलेज। ये एक कॉक्सल बोन है, ये एक कॉक्सल बोन है। तो यहाँ पर भी सेमी मूवेबल, सेमी मूवमेंट हो सकती है, सेमी मूवेबल है बेसिकली ये जॉइंट। तो फिर ये एक इसका एग्जांपल है दो कॉक्सल के बीच वाला प्यूबिस वाला रीजन। एक तो एग्जांपल ये है बिटवीन टू कॉक्सल बोन, एक ये वाली कॉक्सल बोन के बीच में जो प्यूबिस सिम्फेसिस है ये क्या है, एक कार्टिलेज है। प्यूबिक सिम्फेसिस क्या है, कार्टिलेज है जो कि दो बोन को हेल्प कर रहा है अटैच होने में। तो यहाँ पर है हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट बिटवीन टू वर्टिब्रा। अगर मैं बात करूँ, एक वर्टिब्रा ये, एक वर्टिब्रा ये, इन दोनों के बीच पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो कि एक कार्टिलेजिनियस डिस्क होती है। ये भी सेमी मूवेबल है, जिसकी वजह से आप जब मतलब आप जब किसी चीज़ को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी भी या वर्टिब्रल कॉलम भी बेंट होती है, तो इसकी वजह से सेमी मूवेबल मूवमेंट आपको देखने को मिलती है बिटवीन टू वर्टिब्रा। बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, ये तो एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टर्नम लाइक स्टर्नम और रिब्स के बीच में हाइलिन कार्टिलेज होता है, उसकी हेल्प से उसकी हेल्प से यहाँ पे कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। इसे बेसिकली कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट्स की।
साइनोवियल जॉइंट होते हैं अलाउ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मूवमेंट, मतलब ये ठीक ठाक मूवमेंट कर दिखाते हैं। जैसे कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन एंड्स ऑफ टू बोन, दो बोन के बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी में साइनोवियल जॉइंट होता है जो कि ठीक ठाक मूवमेंट दिखाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट कौन दिखाएगा? साइनोवियल जॉइंट। फिर इसके बाद कार्टिलेजिनियस जॉइंट, और इमूवेबल कौन है? फाइब्रस जॉइंट। ये तो मूवमेंट ही नहीं दिखाता, तो इसका कुछ एरो ऐसे रहेंगे। साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा मूवमेंट दिखाएगा, फिर कार्टिलेजिनियस, और फिर फाइब्रस जॉइंट तो दिखाता ही नहीं है। फिर यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट हमें दिखाया जा रहा है कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी कैसे है। आगे हमने पढ़ा था कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है दो बोन्स के बीच में, वही चीज़ हम देखेंगे अब। यहाँ पर क्या है? ये एक बोन का डायग्राम है, ये एक बोन है हमारी और ये दूसरी बोन है। इन दो बोन के बीच ये दोनों बोन किससे अटैच है? ये दोनों बोन अटैच है हमारी लिगामेंट से। ये देखिए आप, ये है लिगामेंट विच हेल्प्स टू अटैच दी टू बोन्स एज सीन इन द डायग्राम। और इन बोन के जो बोन के बिल्कुल सरफेस के आगे अगर देखेंगे, यहाँ पर ये है एक हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि बोन के आगे प्रेजेंट है। ये है हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज। फिर उसके बाद यहाँ पर है हमारी, ये है हमारी साइनोवियल कार्टिलेज। ये हमारी है साइनोवियल मेम्ब्रेन, बेसिकली साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ये एक बोन है और ये एक बोन है, ये दोनों बोन आपस में अटैच है थ्रू लिगामेंट। इन दो बोन के बीच पर ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है उसे हम कहेंगे साइनोवियल कैविटी। ये जो स्पेस दिख रहा है, स्पेस मतलब कैविटी, इसे हम कहेंगे साइनोवियल कैविटी, जो कि भरी हुई होती है, फिल्ड विद साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल फ्लूइड किसके साथ फिल्ड रहती है? साइनोवियल फ्लूइड के साथ। तो ये बेसिकली साइनोवियल कैविटी के अंदर क्या है? साइनोवियल फ्लूइड है। ये वाली हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है। लिगामेंट के जो बिल्कुल बगल में है, एकदम पतली सी, आपको ऑरेंज कलर की दिख रही होगी, इसे कहेंगे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये पिंक कलर की जो बोन के साथ अटैच है उसे हम कहेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज। बेसिकली ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम कुछ डिसऑर्डर रिलेटेड टू दिस पढ़ेंगे, तो फिर इस डायग्राम को हमें काफ़ी ज़्यादा रिलेट करना पड़ेगा, इसलिए ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे, जो ये येलो कलर से है वो है लिगामेंट, जो कि हेल्प कर रही है इन दो बोन को अटैच होने में। फिर दो बोन के बीच पर है साइनोवियल कैविटी जो कि भरी हुई होती है साइनोवियल फ्लूइड के साथ। फिर उसके बाद लिगामेंट के बगल पर एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे कहेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन। फिर बोन के आगे पर एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे कहेंगे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या है वो? एक कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब हम साइनोवियल जॉइंट के टाइप देखेंगे, कितने टाइप्स के हमारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं। ये कुछ 6 टाइप के हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। चलिए एक एक कर के देखते हैं। साइनोवियल जॉइंट में पहला जॉइंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर दूसरा है हमारा हिंज जॉइंट, तीसरा है सैडल जॉइंट, चौथा है कॉन्डोलॉइड जॉइंट, फिर है हमारा पाइवोट जॉइंट, फिर है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। सबसे पहले हम देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है? मैक्सिमम मूवमेंट दिखती है। शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। तो बेसिकली जो आपका पेक्टोरल गिर्डल है जो कि आपके हैंड के ह्यूमरस बोन को अटैच करता है आपके एक्सियल स्केलेटन से, वहाँ पेक्टोरल गिर्डल, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? शोल्डर जॉइंट। आप देखिए अपने हाथ को हिलाइए, बेसिकली एक एक्सरसाइज होती है जहाँ पे आप अपने हाथ को स्ट्रेट खड़ा होकर के वर्टिकल में आप अपने हाथ को वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल में आप अपने हाथ को मूव करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। समझ लीजिए कि ऐसी कोई बॉल है और यहाँ पर एक सॉकेट टाइप का स्ट्रक्चर है।
तो यहाँ पे ये कितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके मूवमेंट होगी। तो ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें मैक्सिमम मूवमेंट होती है, आपके शोल्डर जॉइंट में भी प्रेजेंट रहता है और हिप जॉइंट मतलब आपकी जो हैंड लिम्ब की बोन है जिसे हम कहते हैं फीमर, उसका जो पेल्विक गिर्डल के साथ अटैचमेंट है थ्रू एक्रोमियम डिप्रेशन, उसे हम कहते हैं हिप जॉइंट। और वहाँ पर भी मैक्सिमम मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। मतलब ऑल रोटेशन, अगर पॉसिबल हो तो ऑल रोटेशन, जैसे अपने हाथ को आप हिलाइए तो फिर ये पूरा ऑल रोटेशन में मूव करेगा। जैसे कोई इंसान है ये, अब इसका ये हमारा हाथ है और ये अपनी इस हैंड को बिल्कुल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये अपने हैंड को इस ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मूवमेंट हो जाएगी। और यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं, जो जॉइंट प्रेजेंट रहता है उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर उसके बाद आता है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इनके एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके एग्जाम्पल को ज़रूर याद कर लीजिएगा। हिंज जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना, बिटवीन बोन ऑफ फेलेंजेस। तो ये हिंज जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, एल्बो जॉइंट पे। आपकी एल्बो पर यहाँ पर ये हिंज जॉइंट प्रेजेंट रहता है। नी जॉइंट आपके घुटने, यहाँ पे पटेला होता है, वहाँ पर ये जॉइंट प्रेजेंट रहता है। बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस एंड अल्ना के बीच में ये जो स्पेस है, बेसिकली आप अपने हाथ को मोड़िए तो यहाँ पर जो जॉइंट होता है उसे कहते हैं हम हिंज जॉइंट। जैसे सपोज कीजिए आपका ये हाथ है, इसे आप यहाँ से इसे आप मोड़िए, इसे हम कहेंगे हिंज जॉइंट। बिटवीन एल्बो पर होता है, बिटवीन एल्बो वाला मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। बिटवीन नी पर भी, यहाँ पर भी होता है बिटवीन नी पर। बिटवीन ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना के बीच पर यहाँ पर होता है आपका, ये बेसिकली हैंड, यहाँ पर कार्पल है, ये रेडियस है, ये अल्ना है, ये ह्यूमरस है। तो इसके बीच पर यहाँ पर जो जॉइंट होता है वो होता है हिंज जॉइंट। बिटवीन बोन ऑफ फेलेंजेस, आपकी उंगलियों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें भी हम कहते हैं हिंज जॉइंट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सैडल जॉइंट की। सैडल जॉइंट कहाँ पर होता है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। बिटवीन कार्पल्स क्या होती हैं, आपकी रिस्ट बोन होती है। बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। मेटाकार्पल मतलब यहाँ पर ये जो 5 बोन्स होती हैं, फिर उसके बाद आपकी फेलेंजेस की बोन्स आती हैं, तो यहाँ पर बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच पर होती है सैडल जॉइंट। फिर कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहाँ पर होती है, बिटवीन ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस। ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या होते हैं, ऐसे हमारे डाइकोंडाइलिक स्कल है, हमारा मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही बताया था मैंने आपको। तो फिर बिटवीन ऑसिपिटल कॉन्डाइल और एटलस क्या होती है, हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा की फर्स्ट बोन होती है एटलस। तो एटलस और कॉन्डिलॉइड बोन के बीच में जो वो होता है, जॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट। फिर बिटवीन मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस, मेटाकार्पल मतलब आपकी हैंड की मेटाकार्पल और आपकी उंगलियों के बीच में जो जॉइंट होता है उसे वहाँ पर भी होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कहाँ पर होता है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस क्या होती है, फर्स्ट वर्टिब्री, और एक्सिस क्या होती है, सेकेंड वर्टिब्री। इन दोनों वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पाइवोट जॉइंट। वैसे तो वर्टिब्री के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, बट मैंने बताया था आपको कि एटलस और एक्सिस के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं प्रेजेंट रहती। बेसिकली एक्सिस का ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है एटलस के साथ बाइंड होने में। सपोज कीजिए ये एटलस है हमारा और इस पर ऐसा स्ट्रक्चर है, और ये एटलिस है, ये हमारी एक्सिस है जिस पर ऐसा स्ट्रक्चर, ये हमारी फर्स्ट बोन वर्टिब्रा की बोन है, ये हमारी सेकेंड वर्टिब्रा की बोन है। तो ये ऐसे जा कर के ऐसे अटैच हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर होता है, इस जॉइंट को कहते हैं पाइवोट जॉइंट। और ये जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना आपकी हैंड की बोन्स है, तो यहाँ पर जो जॉइंट प्रेजेंट रहता है उसे कहेंगे हम पाइवोट जॉइंट।
ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पर होती हैं? बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। यहाँ पे बेसिकली नेम नहीं लिखा है कार्पल का पूरा। कार्पल्स, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स पर, ये वाली बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल्स पर होती है ग्लाइडिंग जॉइंट। कार्पल कहाँ पर होती है? आपकी हैंड की रिस्ट। टार्सल कहाँ होती है? आपके पैर के पास होती है टार्सल। ये टार्सल और यहाँ पर आपकी कार्पल, तो यहाँ पर होती हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। अब मसल और स्केलेटल सिस्टम के बीच में जो डिसऑर्डर्स होती हैं उन डिसऑर्डर्स के बारे में हम जानने वाले हैं। तो पहली डिसऑर्डर है हमारी मिस्थीनिया ग्रेविस। मिस्थीनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम किन्हें कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम उन्हें कहते हैं जिसमें हमारी बॉडी खुद ही अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने देती है। मतलब हमारी बॉडी के सेल्स अपने ही बॉडी के और सेल्स को या ऑर्गन को हार्म करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो मिस्थीनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। किसे अफेक्ट कर देती है? न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को। मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में, जहाँ पर कि ये न्यूरॉन होता है और ये मसल्स के बीच में जो जंक्शन बनता है उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेसिकली मसल यूनिट की बात हो रही है यहाँ पर। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट कर देती हैं ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जहाँ पर जो सेल्स होती हैं उन्हें और दूसरी जो सेल्स होती हैं वो डिफेक्ट कर देती है, उनमें ख़राब कर देती हैं। इसलिए हमें कई बार फैटिग, हमें थकान हो लगती है, वीकनेस हमें फील होती है और कभी कभी तो पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी एक बार न्यूरॉन ख़राब हो जाती है ना, तो वहाँ पर आपके सिग्नल्स जाना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और न्यूरॉन एक ऐसी सेल है जो ना कभी वापस से बनती है और ना ही हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। वो बेसिकली आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, आप उसे मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी की अगर हैंड की न्यूरॉन्स अगर ख़राब हो गई हैं तो आप उसके हाथ को चाहे काट भी दो लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे कोई दर्द नहीं होगा। वो बेसिकली पैरालिसिस हो गया है। तो ये कौन सी बीमारी की बात कर रही हूँ? मिस्थीनिया ग्रेविस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अफेक्ट कर देती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को और हमें फैटिग, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल कर देती है। पहली डिसऑर्डर हो गई। दूसरी डिसऑर्डर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? बेसिकली ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होती हैं जो कि आपके पेरेंट को, मतलब या फिर कभी आपके पेरेंट को हुई हो तो फिर आपको हो सकती है, पेरेंट के पेरेंट को, मतलब आपके ग्रैंडफादर को, या फिर ऐसा जनरेशन बाई जनरेशन अगर वो डिसऑर्डर्स आ रही हैं, इनहेरिट हो रही हैं ऑफस्प्रिंग में, उन्हें हम कहेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये बेसिकली ये टाइम मतलब आपके पैदा होने के बाद नहीं हुई है, आपके पैदा होने से पहले ही हुई है। मतलब आपके मम्मी के वूम में जब आप थे तभी आपके जेनेटिक्स में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स थी, उसकी वजह से आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये एक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होती हैं। एक्स क्रोमोजोम क्या होती हैं? अगर मैं बात करूँ एक गैमीट के बारे में, तो मेल गैमीट में बेसिकली 44 प्लस XY होती हैं, और फीमेल गैमीट की बात करूँ मैं तो मैं 44 प्लस हाँ यस 44 प्लस XX गैमीट होती है। तो ये डिसऑर्डर कहाँ की हैं? ये एक्स क्रोमोजोम के डिसऑर्डर्स हैं। अनेबल टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन डिस्ट्रोफिन, और इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है एक, उसको हम नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिससे कि हमारी मसल डीजेनरेट होने लगती हैं। अब मसल को ठीक करने के लिए, हमारे सही रखने के लिए एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है जो कि ज़रूरी होता है। बट एक्स क्रोमोजोम
के डिसऑर्डर की वजह से, मतलब किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होता है, जो कि जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ मसल हो जाता है, मतलब मसल आपकी ख़राब होने लगती हैं। फिर तीसरी डिसऑर्डर है हमारी टेटनी। टेटनी कौन सी डिसऑर्डर है? रैपिड या फिर वाइल्ड स्पाज्म और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी। मतलब कई बार आप कहते हैं कि सुबह की धूप लेनी चाहिए, कैल्शियम आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, आपकी बोन्स के लिए ज़रूरी है। आपने कई बार सुना होगा दूध पीना चाहिए, बोन्स के लिए ज़रूरी है। तो फिर सब लोग ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनमें अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो कि हमें दूध से मिलता है, और हमें क्या जाता है ये सनलाइट से हमें कैल्शियम मिलता है। बेसिकली सनलाइट से तो नहीं मिलता है, हमें दूध से मिलता है, और काफ़ी मिल्क प्रोडक्ट से भी हमें क्या जाता है कैल्शियम मिलता है। तो बेसिकली क्या है टेटनी? रैपिड वाइल्ड स्पाज्म और कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। आपकी मसल्स में रैपिड, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज, जब कहते नहीं है कि नस चढ़ गई, तो फिर जो जो पेन आपको होता है, अगर किसी इंसान को बार बार नस चढ़ रही है उसके हाथ और पैर में, या फिर हमारे बोलते हैं झुनझुनी चढ़ गई, इस तरह से हमें बोलते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये होता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की लेवल कम है। तो आपको कैल्शियम के वो मेडिसिन दिए जाते हैं बेसिकली आपको बॉडी में बैलेंस करने के लिए। तो जब किसी इंसान की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तब उसके हाथ पैर में काफ़ी ज़्यादा कंट्रैक्शंस होने लगती हैं, काफ़ी ज़्यादा खिंचाव लगने लगता है स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, अब हम चौथी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे अलग अलग हमने अभी काफ़ी सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, सूजन आ जाती है। तो अर्थराइटिस में भी कई सारी बीमारियां हैं, जैसे कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस और गॉटी अर्थराइटिस। ये वाली डिसऑर्डर तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस की। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस बेसिकली क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और हमने अभी आगे पढ़ा है मिस्थीनिया ग्रेविस भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने बोल दिया टेल मी 2 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड एलाबरेट देम, तो फिर आपको ये तो पता ही होना चाहिए ना कौन सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। तो अर्थराइटिस में एक रीमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और मिस्थीनिया ग्रेविस भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। अगर मैं बात करूँ रीमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको साइनोवियल जॉइंट्स में ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है, ये क्या होता है? ये होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इस साइनोवियल मेम्ब्रेन पर क्या आ जाती है? इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में जब स्वेलिंग आ जाए तो उसे हम कहते हैं रीमेटॉइड अर्थराइटिस। इस डिसऑर्डर को कहते हैं रीमेटॉइड अर्थराइटिस। फिर है हमारी दूसरी बीमारी, जिसे हम कहेंगे ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या है? ये मोस्ट कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा लोगों में देखी जाती है, और एज रिलेटेड बीमारी है। ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ना कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये एक ना किसी की क्या मतलब ये नेचुरल है। मतलब जैसे जैसे किसी इंसान की एज, नॉर्मल केस की बात कर रही हूँ, अगर जैसे जैसे किसी इंसान की एज बढ़ती जाएगी, वो ओल्ड एज में जैसे जैसे जाता जाएगा, वैसे ही उसकी आर्टिकुलर कार्टिलेज का इरोजन होने लगेगा। इरोजन मतलब वो ख़त्म होने लगेगी। कौन सी कार्टिलेज? आर्टिकुलर कार्टिलेज। अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, ये है हमारा स्ट्रक्चर आर्टिकुलर कार्टिलेज का। ये है हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज, इनमें हो जाता है इरोजन। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये आर्टिकुलर कार्टिलेज में हो जाता है, इनका होने लगता है इरोजन। बेसिकली ये जो है गायब सी होने लगती हैं एज के साथ साथ। तो ये एक डिसऑर्डर है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसकी वजह से डीजेनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर हो जाते हैं। बेसिकली घुटने में जो दर्द वगैरह होता है, इन्हीं सब बीमारियों की वजह से होता है। फिर गॉटी अर्थराइटिस, या जिसे हम
गॉट भी पढ़ते हैं, जैसे GOUT, गॉट। गॉटी अर्थराइटिस में क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द साइनोवियल जॉइंट, एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड इन द साइनोवियल जॉइंट। ये है हमारा पूरा साइनोवियल जॉइंट। इस साइनोवियल जॉइंट में अगर यूरिक एसिड अगर एक्यूमुलेट मतलब अगर इकट्ठा हो जाए, यहाँ पे यूरिक एसिड अगर इकट्ठा हो जाए इन जॉइंट में, तो बेसिकली ये डिसऑर्डर्स को कॉज करता है। कौन सी डिसऑर्डर को कॉज करता है, गॉटी अर्थराइटिस या गोट। ठीक है, अब उसके बाद हम लास्ट बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, ये भी एक एज रिलेटेड है। एक ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड है और एक ऑस्टियो अर्थराइटिस भी एक एज रिलेटेड है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये अर्थराइटिस है और ये पोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस एक अर्थराइटिस डिसीज़ है, सॉरी ऑस्टियो अर्थराइटिस एक अर्थराइटिस डिसीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस एक दूसरी डिसीज़ है। ऑस्टियोपोरोसिस भी एक एज रिलेटेड डिसीज़ है, जहाँ पर बोन का मास कम होने लगता है, मतलब बेसिकली आपकी हड्डियाँ पतली होने लगती हैं। क्योंकि हड्डियाँ पतली होंगी तो फिर क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि बूढ़े इंसान ज़्यादा नहीं उछल पाते हैं, ज़्यादा दूर से जंप नहीं कर पाते। वहीं अगर हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम कितना उछल कूद करते हैं, इधर उधर भागते खेलते रहते हैं। तो फिर जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे बोन का मास कम होने लगता है और फिर ये बढ़ा देता है चांसेस किसके, फ्रैक्चर के। ये किस वजह से हो रहा है, हमारी बॉडी में क्या ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये हमारी ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। तो फिर बेसिकली एज के साथ हार्मोन का, बेसिकली ये पैराथायरॉयड हार्मोन है। बेसिकली पैराथायरॉयड ग्लैंड का एक हार्मोन है, पैराथॉर्मोन हार्मोन, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। बस यही एक कंडीशन है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को कर देती है, जो चांसेस बढ़ा देती है फ्रैक्चर के। ठीक है, आज का हमारा ये चैप्टर आज से पूरा ख़त्म हो गया है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें आप देख लीजिए और इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। और कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ पर हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी आप ये डिसऑर्डर्स ये MCQ को आप देख लीजिए। इनको आपको होमवर्क में करना है, बेसिकली ये आपका होमवर्क है। मैं इसे आपको दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट है ये क्वेश्चन, डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। ये बेसिकली यहाँ पर ये ए नहीं है, ये ओ नहीं है यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस, ट्रू और फॉल्स। मतलब अगर आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है तो क्या ये ऑस्टियोपोरोसिस करेगा कि नहीं। ये तो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप टिक कर दीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का क्या इफेक्ट होता है, या क्या इससे पैरालिसिस होती है, क्या इससे रैपिड स्पाज्म होता है, क्या इससे बोन का मास कम हो जाता है, या फिर इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट हो जाती है। आपको भी इसका आंसर पता होगा। विच ऑफ दीज इज़ एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर, कौन सी एज रिलेटेड डिसऑर्डर, मैंने आपको काफ़ी मतलब याद कराया था कौन सी एज रिलेटेड डिसऑर्डर से। 2 डिसऑर्डर्स बेसिकली होती हैं, क्या वो टिटनी है, क्या वो गोट है, क्या वो ऑस्टियोपोरोसिस है, क्या वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसको मैंने अभी भी पढ़ाया। विच डिसीज़ इंक्रीज द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, कौन सी डिसीज़ है जो कि इंक्रीज कर देती है चांसेस ऑफ फ्रैक्चर की। क्या वो टिटनी है, नहीं। क्या वो गोट है, नहीं। क्या वो ऑस्टियोपोरोसिस है, पता कीजिए। क्या वो क्रॉन्स डिसीज है, तो हमने डिसीज नहीं पढ़ी तो इसको तो कट ही कर दीजिए। विच ऑफ दीज इज जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर भी मैंने अभी आपको बताया जो कि एक्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होती हैं। कौन सी डिसऑर्डर है, याद कीजिए। क्या वो गोट है, नहीं। क्या वो मिस्थीनिया ग्रेविस है, बताइए। क्या वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, क्या वो टिटनी है। विच ऑफ दीज डिसऑर्डर लीड टू डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, कौन सी ऐसी डिसऑर्डर है जो कि स्केलेटल मसल में डीजनरेशन करती है। क्या वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, क्या वो गोट है, क्या वो टिटनी है, क्या वो ऑस्टियोपोरोसिस है।
फिर है हमारा विच ऑफ दीज डिसऑर्डर लीड टू रैपिड स्पाज, इनमें से कौन सी ऐसी डिसऑर्डर है जो कि रैपिड स्पाज करती हैं, तो इसका आंसर क्या है आपको पता होगा। फिर उसके बाद है विच ऑफ दीज डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है क्या वो गोट है, क्या वो टिटनी है, क्या वो ऑस्टियोपोरोसिस है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मिस्थीमिया ग्रेविस, इनमें से कौन सा मिस्थीमिया ग्रेविस का सिम्टम नहीं है, रैपिड स्पाज, फटीग, मस्कुलर वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, कौन सा नहीं है। फिर इसके बाद है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग टू व्हाट मिस्थीमिया ग्रेविस जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसके रिलेटेड में कौन सा इनमें से फॉल्स है। इट इफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, इट रिजल्ट इन फैटिग, इट लीड टू पैरालिसिस स्केलेटन। फिर उसके बाद हम देखेंगे विच ऑफ दीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गोट, मिस्थीमिया ग्रेविस, कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। विच ऑफ दीज इज डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, इनमें से कौन सा मस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर, क्या क्रॉन्स डिसीज मैंने आपको पढ़ाई, कोई डिसीज नहीं पढ़ाई, क्या मैं सीलियक डिसीज पढ़ाई, कोई डिसीज नहीं पढ़ाई, क्या मैं मिस्थीमिया ग्रेविस पढ़ाई आपको पता होगा, क्या मैं गैस्ट्रो इंटेराइटिस पढ़ाई है नहीं पढ़ाई, तो इनमें बेसिकली ये तो मैंने डिसऑर्डर्स ही नहीं पढ़ाई हैं, और जो पढ़ाई है मैंने उसे आप टिप कर दीजिएगा। विच ऑफ दीज डिसऑर्डर अफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कौन सी ऐसी डिसऑर्डर है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डिफेक्ट कर सकती है, तो वो भी आपको पता होगा, क्या वो गोट है, क्या वो मिस्थीमिया ग्रेविस है, क्या वो ऑस्टियोपोरोसिस है, क्या वो अर्थराइटिस है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं, आपको लेक्चर कैसा लगे बताइएगा, और कल हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो बेसिकली उसे आप स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ कर के आइएगा, जिससे आपको हेल्प होगी, थोड़ा और एक्स्ट्रा आपको आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें, और ये नोट्स को ज़रूर बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, और जिन्हें मैंने स्टाफ मार्क किया तो वो तो ज़रूर ही याद कर लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस लेक्चर, एंड कैसा लगा लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।